नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह कई बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं? पीतल। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, बॉक्साइड। एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। बिल्कुल सही सोचे आप, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या होगा? आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आत्मद्युत है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसे गमन करती है प्रकाश की किरणें? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। अगला प्रश्न आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है क्या? हरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। CFC है। CFC क्या है? CFC है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और यही जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कूलॉम। अगला प्रश्न है, डायनमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है किससे? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, या एल्युमिनियम का? आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न में है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। अगला प्रश्न है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 746 वाट। 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है एम्पियर। विभवांतर का SI मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम। प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल यानी रेटिना। रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र। उत्तल लेंस। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला प्रश्न है,
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल और उत्तल दर्पण। समतल और उत्तल दर्पण। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से। ऑप्शन नंबर ए सही है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही है, आमाशय में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी, ऑप्शन बी, आधी, ऑप्शन सी, चौथाई, ऑप्शन डी, बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है। तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बाहर जाता है। बहुत ही अधिक बाहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, I/R²। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस
फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांभी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसने खोज की थी? फैराडे ने की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहाँ पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने की दूरी अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, m⁻⁻1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO प्लस H2 दोनों मिलाकर के Cu प्लस H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्तता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 1। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सोडियम की संयुक्तता क्या है? तो 1। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर।
उदासीन 7 के बराबर। और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल 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 क्या होता है? 7 से कम। क्षारीय क्या होता है? 7 से अधिक। जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ण है? 18। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, ओ धातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक ओ धातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन क्या है? ओ धातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 19। पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है? 19। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? दोस्तों प्रश्न आपका, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, CH4 यानी मीथेन गैस। बायोगैस किसे कहता है? मीथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हीलियम, He हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, इनमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तों में। और पौधा सांस किससे लेता है? पत्ता से। पौधा का रसोई घर क्या होता है? पत्ता। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है ऑक्सिन है तो क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सिन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन है तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है परागन कोष में होता है। पराग कोष में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, परागनक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका आनुवांशिक गुण का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं।